हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स के बारे में बताया था। मैंने उसका सिग्निफिकेंस भी आपको बताया था। मैंने बताया था कि वेरिएबल की मदद से हम कोई मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा को सिर्फ स्टोर ही नहीं कर सकते बल्कि डेटा को जब चाहें एक्सेस भी कर सकते हैं। और वेरिएबल हमें एक बड़ा ही कन्वीनियंट तरीका देता है। वेरिएबल हमें मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने का एक बड़ा ही आसान तरीका देता है। हम वेरिएबल के नाम का इस्तेमाल करके मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो वो वेरिएबल डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम वेरिएबल के नाम के जरिए मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर उसमें अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे एक और तरीका भी है मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने का, और वो तरीका है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। अगर आपको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता है तो आप उस एड्रेस के जरिए मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि एड्रेसेस को याद रखना आसान काम नहीं है। हमें ये अवॉइड करना चाहिए। इससे बेहतर है कि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे। दरअसल हम उसमें इनपुट स्टोर करने वाले हैं जो हम यूजर से रिसीव करेंगे, है ना, ताकि हम उन इनपुट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हमने बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को छोड़ा नहीं है, इस बात का आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को हम बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं, लेकिन मैं अभी आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूं। ये फंडामेंटल्स हमारी मदद करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम को लिखने में। ठीक है, अब बात दरअसल ये है कि वेरिएबल का नाम हमें पता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल के नाम के जरिए हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए वो बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, तब जाके हमारा प्रोग्राम भी मीनिंगफुल और रीडेबल बनेगा। हम देखेंगे आगे चल के कि वेरिएबल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रोग्राम्स में। अगर आपके वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होंगे, रीडेबल होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम समझना ज्यादा आसान है। इसीलिए वेरिएबल्स के नाम पे हमें फोकस करना चाहिए, और इसी वजह से कुछ रूल्स बने हैं, कुछ कन्वेंशंस बने हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए वेरिएबल्स के नामकरण करने से पहले। ठीक है, इस लेक्चर का नाम है वेरिएबल्स इन सी, नेमिंग कन्वेंशंस। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस देखेंगे, उसके नामकरण के कन्वेंशंस देखेंगे, रूल्स देखेंगे। हमें उन कुछ रूल्स के बारे में जानना चाहिए वेरिएबल्स के नाम डिसाइड करने से पहले। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। मैं सबसे पहले आपको वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस बताऊंगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है होमवर्क प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगा कि इस लेक्चर की होमवर्क प्रॉब्लम क्या है, आपको उसे सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से जिसका नाम है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। जान लेते हैं वो कन्वेंशंस कौन से हैं। सबसे पहला कन्वेंशन या सबसे पहला रूल है स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। या तो आप वेरिएबल के नाम की शुरुआत लेटर से कर सकते हैं, ए से जेड कोई भी लेटर आप चूज कर सकते हैं, या आप अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल वेरिएबल के नाम में आप लेटर्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वेरिएबल के नाम की शुरुआत आप नंबर से नहीं कर सकते। आप या तो लेटर से कर सकते हैं या अंडरस्कोर से कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
इसे आपने याद रखना है, ठीक है? तो चलिए, मैं अभी आपके सामने दो ऐसे नाम रखने वाला हूं और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो इस कन्वेंशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं वो दो नाम कौन से हैं। पहला है अंडरस्कोर टोटल कॉस्ट और दूसरा है सेकंड प्लेस। अब जरा गौर से देखिए और बताइए कि कौन सा ऐसा नाम है जो इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। टाइम लीजिए थोड़ा और बताइए। साफ साफ पता लग रहा है, जो पहला नाम है वो इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है और दूसरा जो है वो नहीं कर रहा है। क्यों? यहां पे आप देखिए, अंडरस्कोर आ रहा है शुरुआत में। आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। यहां पे आप देख रहे हैं अंडरस्कोर से शुरुआत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। यहां पे देखिए शुरुआत किससे हो रही है? नंबर 2 से। नंबर अलाउड नहीं है शुरू में, तो ये एक गलत नाम है। आप ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए, ठीक है? तो ये एक गलत नाम है, ये सही नाम है, ठीक है? तो हमारा पहला कन्वेंशन हमने देख लिया, स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। अब बढ़ते हैं दूसरे कन्वेंशन की तरफ। दूसरा कन्वेंशन क्या कहता है? दूसरा कन्वेंशन है यूज लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स ओनली। मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल के नाम में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, जैसे कि एट द रेट, हैश, डॉलर, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, या ऐसे कई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप अगर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे वेरिएबल नेम में, तो वो आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर से मिल के बना होता है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है? फिर से मैं दो नाम रखने वाला हूं और आपका काम यह है कि उन दोनों नामों में से कौन सा नाम ऐसा है जो इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है, वो आपको बताना है। तो ये देखिए, दोनों नाम आपके सामने हैं। बताइए फटाफट से, इन दोनों में से कौन सा नाम ऐसा है जो इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली? भाई बच्चा बच्चा बता सकता है। ये $32 जो है वो इस कन्वेंशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, ये $32 नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? यहां पे आप देख रहे हैं लेटर्स हैं और नंबर्स हैं। ये नाम लेटर्स और नंबर्स से मिलके बना है, इसीलिए ये नाम जो है एक करेक्ट नाम है, बिल्कुल सही है, इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि अंडरस्कोर भी होना ही चाहिए। आप खाली लेटर्स रख सकते हैं, खाली नंबर्स नहीं रख सकते, क्योंकि हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस नाम में आप देख रहे हैं आपके लेटर्स हैं और नंबर्स हैं, अंडरस्कोर नहीं है। ये एक वैलिड नेम है। ये वैलिड नेम नहीं है क्योंकि शुरुआत में देख रहे हैं आप डॉलर है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम्स में, तो ये एक करेक्ट वेरिएबल नेम नहीं है। बिल्कुल भी इस तरीके का वेरिएबल नेम अलाउड नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो दूसरा कन्वेंशन था यूज लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स ओनली। अब बढ़ते हैं अगले कन्वेंशन की तरफ। तीसरा कन्वेंशन देख लेते हैं फटाफट से। तीसरा कन्वेंशन है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ केस सेंसिटिव का? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर लोअर केस लेटर के बराबर नहीं है। अगर मैंने एक तरफ कैपिटल जे लिखा, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं अपर केस जे लिखा, और दूसरी तरफ मैंने लोअर केस जे लिखा,
तो ये दोनों सेम नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सीधा सा मतलब केस सेंसिटिव का ये है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो आप वेरिएबल्स बनाएंगे वो केस सेंसिटिव होते हैं, उनके नाम केस सेंसिटिव होते हैं। फिर से मैं दो नाम रखने वाला हूं, यहां पे देखिए, स्मिथ, स्मिथ, दोनों के दोनों नाम करेक्ट हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? ये दोनों डिफरेंट हैं। रीजन क्या है? यहां पे कैपिटल एस यानी अपर केस एस का इस्तेमाल हुआ है, यहां पे लोअर केस एस का इस्तेमाल हुआ है, स्मॉल एस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये स्मिथ और ये स्मिथ दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये था तीसरा कन्वेंशन। अब बढ़ते हैं चौथे कन्वेंशन की तरफ। चौथा कन्वेंशन है चूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम्स ही चूज करो। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल्स के जो नाम होने चाहिए मीनिंगफुल होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। फिर से मैं दो नाम दिखाता हूं, आप बताइए उनमें से कौन सा नाम ऐसा है जो डिस्क्रिप्टिव है, मीनिंगफुल है? बताइए जरा। भाई, टोटल प्राइस मीनिंगफुल है, वहीं टीपी नहीं है। टोटल प्राइस बिल्कुल मीनिंगफुल है, पर टीपी नहीं है। रीजन क्या है? टोटल प्राइस को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल क्या होल्ड करेगा। ये वेरिएबल किसी का टोटल प्राइस होल्ड करेगा, टोटल प्राइस अपने अंदर रखेगा। वहीं अगर आप इस वेरिएबल नेम को देखिए, ये जिस वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि उस वेरिएबल में क्या आएगा, किस टाइप का डेटा आएगा, कौन सा डेटा आएगा? नहीं बता पाएंगे ना। टीपी एक मीनिंगफुल नेम नहीं है, इसलिए आप नहीं बता पा रहे। ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं है, ये करेक्ट तरीका है वेरिएबल को नेम करने का, ये नहीं है। इसे हर हालत में आपने अवॉइड करना है। आपको डिस्क्रिप्टिव नेम्स चूज करने हैं, कंजूसी नहीं करनी है इस तरीके की। आपको क्या लगता है ऐसे नाम रखने से आप अपने प्रोग्राम्स को शॉर्ट कर पाएंगे, छोटा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत शायद कर भी लें, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स के जो नाम होने चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसे आपको सेटिस्फाई करना होगा। इससे फ्यूचर में जब आप अपने कोड को वापस से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो वेरिएबल्स आपने बनाए हैं उनका पर्पस क्या है। समझ में आ रही है? यहां पे आप देख रहे हैं टोटल प्राइस है, इसका कोई पर्पस है ना? पर्पस समझ में आ रहा है ना इस वेरिएबल के नाम का? हाँ, तो वही मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, अब एक बात यहां पे नोटिस करने वाली है। मैंने यहां पे एक स्पेसिफिक स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसे हम कह सकते हैं कैमल केस स्टाइल या कैमल केस कन्वेंशन। ये दरअसल एक ऐसा स्टाइल है जिसकी मदद से हम वेरिएबल के नाम में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनमें सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। विजुअल सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। आप यहां पे टोटल को प्राइस से सेपरेट कर पा रहे हैं ना? ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि जो प्राइस का जो पहला लेटर है पी, वो कैपिटलाइज किया गया है, उसे अपर केस बनाया गया है। इस वजह से विजुअल सेपरेशन क्रिएट हो पा रही है इन दोनों वर्ड्स के बीच में। दरअसल बात यह है कि हम अपने वेरिएबल के नाम में कभी भी वाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते। वैसे तो विजुअल सेपरेशन क्रिएट करने के लिए स्पेस लगाया जाता है, टोटल और प्राइस के बीच में स्पेस लगा सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के नाम में नहीं लगा सकते। ये वेरिएबल का नाम है, हम वाइट स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए हम कुछ स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। उनमें से एक स्टाइल है कैमल केस स्टाइल या कैमल केस कन्वेंशन। कैमल केस कन्वेंशन ये कहता है कि जो पहला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो आप या तो अपर केस कर सकते हो या लोअर केस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां पे मैंने लोअर केस रखा है टी को, और जो दूसरा वर्ड होगा और उसके आगे आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें जो पहला लेटर होगा वो हमेशा अपर केस लेटर होगा। इससे आप विजुअल सेपरेशन क्रिएट कर पाओगे वर्ड्स के बीच में। समझ में आ गई बात? वेरिएबल के नाम में मल्टीपल वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, तो जब भी इस तरीके की सेपरेशन लानी हो आप कैमल केस कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। कैमल केस कन्वेंशन इकलौता कन्वेंशन नहीं है, ऐसे कई कन्वेंशंस हैं। एक कन्वेंशन और है जिसका नाम है स्नेक केस कन्वेंशन। स्नेक केस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि टोटल और प्राइस के बीच में आप अंडरस्कोर लगा दो, सेपरेशन आ जाएगा। और फिर पीक को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, अपर केस करने की जरूरत नहीं है। आप सब लेटर्स को लोअर केस रख सकते हो, आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लो। यह भी विजुअल सेपरेशन क्रिएट करता है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि कभी भी सारे लेटर्स को लोअर केस मत रखो, इससे आप वर्ड्स का विजुअल सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। फिर दूसरे डेवलपर्स के लिए भी आपका कोड रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने अपने दिमाग में रखना है। हमने चौथा कन्वेंशन भी कंप्लीट कर लिया जो कि था चूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए हमेशा मीनिंगफुल नाम ही चूज करने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नाम ही चूज करने चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचवें कन्वेंशन की तरफ। पांचवा कन्वेंशन है अवॉइड रिजर्व्ड वर्ड्स। हर हालत में रिजर्व्ड वर्ड्स को अवॉइड करो। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, उनका कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है, कोई पर्पस होता है, वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं। जैसे कि डेटा टाइप्स हो गए, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। कई डेटा टाइप्स होते हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फ्लोट हो गया। फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक रियल नंबर होता है। फ्लोट FLOAT। वैसे ही एक डेटा टाइप होता है कैर, CHAR, ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कई डेटा टाइप्स हैं। ये सारे के सारे डेटा टाइप्स जो हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। कई रिजर्व्ड वर्ड्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अच्छे से। अभी हमें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे वेरिएबल के नाम के लिए हम कभी भी रिजर्व्ड वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, ये अलाउड नहीं है। अब मैं फिर से दो नाम रखने जा रहा हूं, आपको गेस करना है कि उनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो रिजर्व्ड वर्ड है। चलिए देखिए, int_32 और int, इन दोनों में से कौन सा ऐसा नाम है जो एक रिजर्व्ड वर्ड है? बताइए तो। int_32 एक रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, int एक रिजर्व्ड वर्ड है। int_32 बिल्कुल करेक्ट नाम है, आप यूज कर सकते हो, यह कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। लेकिन int जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसका इस्तेमाल आप वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। यहां पे भी देखिए इंट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके बाद और कैरेक्टर्स लगे हैं। इसकी वजह से ये एक रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, ये एक डेटा टाइप है। जैसे कि फ्लोट कैर था ना, वैसे ही इंट भी एक डेटा टाइप है, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल वेरिएबल के नाम के लिए नहीं कर सकते। अवॉइड रिजर्व्ड वर्ड्स एट ऑल कॉस्ट। तो हमने पांचों के पांचों कन्वेंशंस देख लिए हैं हमारे। हमने जाना कि वेरिएबल के नाम की शुरुआत अंडरस्कोर से हो सकती है, लेटर से हो सकती है, लेकिन नंबर से नहीं हो सकती।
वेरिएबल के नाम में आप लेटर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अपर केस लेटर लोअर केस लेटर के बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया है कि वेरिएबल्स के नाम डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। और अंत में मैंने आपको यह बताया कि वेरिएबल्स जो हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन आप और कैरेक्टर्स ऐड करिए उसमें, ताकि वो रिजर्व्ड ना रहे। तो रिजर्व्ड वर्ड्स का इस्तेमाल आप वेरिएबल्स के नाम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जान लिए पांचों के पांचों कन्वेंशंस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ। देख लेते हैं कि इस लेक्चर की होमवर्क प्रॉब्लम क्या है। यह है इस लेक्चर की होमवर्क प्रॉब्लम। यहां लिखा है फॉलोइंग आर द प्रपोज्ड वेरिएबल नेम्स, आइडेंटिफाई विच वंस आर वैलिड वेरिएबल नेम्स। यहां पे टोटल 10 नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जो वैलिड हैं, मतलब कि कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब आप बिल्कुल तैयार हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स पोस्ट करें। बताइए कौन से ऐसे नेम्स हैं जो वैलिड हैं। ठीक है, तो हमने हमारी होमवर्क प्रॉब्लम भी देख ली। इसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। हमने जाना कि कौन से वेरिएबल कन्वेंशंस हैं और अंत में हमने होमवर्क प्रॉब्लम भी देखी इस लेक्चर की। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।